नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ में। मध्य प्रदेश में आज का आंकड़ा आ चुका है। मध्य प्रदेश में आज 9,754 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 94 मरीजों की इस संक्रमण ने जान ली। मध्य प्रदेश में 9,517 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 1,11,366 है। मध्य प्रदेश में अभी तक 6,91,232 लोग संक्रमित हुए हैं। 6,595 मरीजों की अब तक इस संक्रमण की चलते मृत्यु हुई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। शिवराज सरकार ने 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन में सरकार का अपना अंशदान 4% बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा पास किया गया। अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और सरकार 10-10% का अंशदान दिया करते हैं। शिवराज कैबिनेट का यह फैसला है कि प्रदेश में अब मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना संचालित की जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर पर आदेश जारी कर योजना लागू कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विभाग इसके आदेश जारी नहीं करेंगे, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस बैठक में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी गई। इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन ने भोपाल कलेक्टर को 9 ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका लगाने के लिए प्रतिवेदन भेजा था, जिस पर कलेक्टर ने सभी 9 लोगों पर रासुका लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। प्रदेश भर में नकली इंजेक्शन के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। कनेक्शन खंगालने के साथ कार्रवाई भी जारी है। वहीं जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर जल्दी ही एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो सकती है। नकली रेमडेसिविर के मामले की जांच कर रही पुलिस टीम जबलपुर कलेक्टर से एनएसए लगाने की मांग करने जा रही है। इधर सरबजीत सिंह मोखा से पुलिस की पूछताछ जारी है। सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार की CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अस्पतालों की सूची से सिटी हॉस्पिटल को हटा दिया है। अब अस्पताल योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए अपने अस्पताल में कोई भर्ती नहीं कर पाएगा। साथ ही सिटी हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। श्री आलोक सक्सेना जी को एक लिखित शिकायत मेल पर की थी कि सिटी हॉस्पिटल क्योंकि गलत कामों में लिप्त है, नकली इंजेक्शन के यूज करने के मामले में उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, इसलिए इसको CGHS के पैनल से अलग कर दिया जाए। अगले आदेश तक पैनल से बाहर रखने का फैसला किया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। जो नकली रेमडेसिविर का हमने केस दर्ज किया था, उसके अंतर्गत आज आरोपी सरबजीत मोखा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू की गई है। उनको हमने राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी। आगे जैसे जैसे जांच में आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो वो भी जांच की जाएगी। भोपाल के गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर ने BHEL कारखाना बंद न करने के विरोध में बुधवार से धरना देने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद भेल प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर अवकाश की जानकारी दी है। 13 से 15 मई तक अवकाश रहेगा। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट काम करता रहेगा। अवकाश के दिनों की भरपाई अन्य दिनों में काम करके पूरी की जाएगी। विभागाध्यक्ष अवकाश के दिनों में कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं। बिना अनुमति किसी भी कर्मचारी को शहर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। विधायक कृष्णा गौर ने दरअसल ये कहा था कि अब तक 100 कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। इस समय अविनाश लवानिया को धरने की अनुमति के लिए एक पत्र लिखा था।
ग्वालियर में कोरोना पीड़ित व्यक्ति के इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना के एक मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस बीच डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर शव परिजनों को सौंप दिया। घर वाले मरीज के परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए, लेकिन इसी बीच मरीज के शरीर में एक हरकत दिखी। परिजनों ने देखा तो मरीज जो था वो जीवित पाया गया। आनन फानन में मरीज को दोबारा अस्पताल ले जाया गया। जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आ रही है ऑक्सीजन आ रही है इसमें। अब पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही है। सरकारी निर्देश है, इसके बावजूद ग्वालियर के कुछ अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलाज के बदले मोटी रकम वसूल रहे हैं। एक मरीज की ऐसी शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केएम हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की और कई खुलासे हुए। अस्पताल बीते 1 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड धारकों के कोरोना का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके कुछ अस्पताल सरकार के इस आदेश को नहीं मान रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग ही हमने इसे की थी, अंदर घुसे थे क्या? इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीज को राहत देने के लिए एक और कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 108 बिस्तरों की क्षमता वाले इस अस्थायी अस्पताल की शुरुआत की गई, जिसे माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर का नाम दिया। ये सेंटर दानदाताओं के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से महज 12 दिन में बना है। सेंटर में मरीजों को इलाज मिलेगा, वो भी बहुत ही कम दाम पर। इस अस्पताल का उद्घाटन मंगलवार को मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला और न्यास के पदाधिकारियों ने किया। अस्पताल में मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अस्पताल का जायजा हमारे सहयोगी दीपक यादव ने लिया। इंदौर में कोरोना मरीजों के लिए राहत के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। माधव सृष्टि कोविड वेल सेंटर की शुरुआत हुई है और देख सकते हैं कि महज 12 दिनों के अंदर ये पूरा हॉस्पिटल बनकर खड़ा हो चुका है, जहां पर कि मरीजों को ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की गई है, दवाइयां भी लगाई जाएंगी। और एक तरीके से कहा जाए कि 108 बेड का ये जो अस्पताल है, इससे जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरा रहेगा। मनीष जी, सर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ पे ये प्रकल्प के बारे में? कोरोना का प्रकोप आ गया तो हमारी टीम ने सोचा कि अभी शहर की आवश्यकता है वो कोरोना का उपचार है, एक उचित मूल्य पर उचित इलाज मिल सके। तो इसके लिए सोचा गया हमको इसके लिए कोविड वेलनेस सेंटर खोलना चाहिए। ये परिकल्पना करी। इसमें आरंभिक तौर पे विधायक रमेश मेंदोला जी, सिम्बायोटिक फार्मा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने हमारे को थोड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया, जिससे हमारे को हिम्मत आई और ये 12 दिन में आज ये प्रकल्प खड़ा है। हमने कंसल्टेंट रखे हैं जो यहाँ पे हर किसी के काउंसलिंग करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उपचार के साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। इसी तौर पर ये जो नया प्रकल्प शुरू हुआ है माधव सृष्टि के माध्यम से, इसका सीधे तौर पर इंदौर के जो मरीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो अस्पतालों में बेड की संख्या है, जो बेड की उपलब्धता नहीं हो रही है, उससे यहाँ पर थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। और इस तरह के कई प्रकल्प और तैयार हो रहे हैं ताकि इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। और इस तरह के माधव सृष्टि के माध्यम से प्रकल्प शुरू हुआ है। ऐसे और अन्य भी प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से इस तरह के 108 बिस्तरों के बेड के वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में जरूर इंदौर के मरीजों को होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने DRP लाइन में बने कोविड सेंटर का जायजा लिया। यहां इलाज करा रहे पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बातचीत की। दरअसल इंदौर पुलिस ने DRP लाइन में अस्थायी कोविड केयर सेंटर तैयार किया, जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इलाज करवा के डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई पुलिसकर्मियों के परिजन वहां इलाज करवा रहे हैं। आईजी ने उनके परिजनों से बातचीत कर उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे पुलिसकर्मी जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है और वो कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके इस काम की भी सराहना की। वैश्विक महामारी कोरोना से हर तरफ हाहाकार है। दूसरी तरफ संकट के माहौल में विपक्ष सरकार को लगातार कमियों पर खामियों पर घेर रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि कोरोना की इस महामारी में मध्य प्रदेश में एक नए तरह का माफिया सामने आया है और वो है रेमडेसिविर माफिया।
जिसने संकट काल में कई लोगों की जान ली, कई जरूरतमंद लोगों को लूटा है, कई लोगों को ठगा है, कई परिवारों को बर्बाद किया है। कमलनाथ ने पूछा, आखिर ऐसे माफिया को किसका संरक्षण है? उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मानवता और इंसानियत के दुश्मन हैं। आपदा में भी अवसर ढूंढा जा रहा है। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल में विवाद थम नहीं रहा है। यहां एक बार फिर चेयरमैन और कर्मचारी के बीच जमकर विवाद की स्थिति बनी। मामला पुलिस और जिला प्रशासन तक पहुंचा। दरअसल विवाद जनरल सेक्रेटरी पद को लेकर है। रेड क्रॉस के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बीते शनिवार को पद का प्रभार प्रार्थना जोशी को दे दिया, जबकि फरवरी में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद चेयरमैन ने जोशी को चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया था। कर्मचारियों का आरोप है कि चेयरमैन का कार्यकाल 17 मई को खत्म होने वाला है। ऐसे में चेयरमैन ने व्यक्तिगत हितों और आर्थिक गड़बड़ियों की फाइलों को गायब कराने के साथ प्रबंधन में दखल देने के लिए डॉक्टर प्रार्थना जोशी को प्रभार दिया, जबकि जोशी रेड क्रॉस की नियमित कर्मचारी तक नहीं है। विवाद के बाद चेयरमैन ने कार्यालय में ताला लगा दिया है। कर्मचारियों ने इसे चेयरमैन की मनमानी बताते हुए काम बंद कर दिया है। मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई है। शनिवार के दिन, जबकि अवकाश का दिन होता है, उस दिन डॉक्टर प्रार्थना जोशी को चार्ज दे दिया। अब डॉक्टर प्रार्थना जोशी, जो कि पूर्व में भी जनरल सेक्रेटरी थी, मगर उनको कर्मचारियों द्वारा ही हड़ताल करके हटाया गया था। कर्मचारियों ने अपने हड़ताल करके आपने उनको हटाया था, तो फिर पुनः उन्हीं को क्यों बनाना? अनियमितता यही है कि अस्थायी कर्मचारी को बनाया जा रहा है, जिनके द्वारा कई अनियमितताएं हैं यहाँ पर, और दस्तावेजों का हेरफेर है। उनके द्वारा यहाँ पर व्यवसाय भी किया जा रहा है। जो आरोप है पूरे तरीके से निराधार और झूठे आरोप। पूरी कहानी ये है कि मेरा कार्यकाल जो है 17 मई को समाप्त होने वाला है, और इसीलिए कुछ बाहरी लोग हैं जो कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने होना नहीं है, तो कुछ उस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी की बीमारी से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी आनंद नगर स्थित ओमेगा इंडस्ट्री के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले भीम सिंह मीणा हैं। आरोपी की पत्नी सुशीला मीणा बीते 5 साल से गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण चल फिर नहीं सकती। पति ही उनकी देखभाल करते थे। अपनी पत्नी की ऐसी स्थिति से परेशान होकर दोनों में आए दिन का झगड़ा होता था। फिर से विवाद होने पर आरोपी ने पहले तो ब्लेड से हमला कर पत्नी को जख्मी किया, और वहीं उसके बाद डंडे से सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पत्नी के इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा था, लिहाजा दोनों में आए दिन लड़ाई होती थी। नशे की हालत में उसने पत्नी की आखिर हत्या कर दी। क्राइम में ओके। राजधानी भोपाल में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही 21 साल की छात्रा को सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अनजान पर विश्वास करना भारी पड़ा। बिना जांच पड़ताल के पीड़िता ने आरोपी की सभी बातों पर यकीन किया। 2 साल तक शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म वो करता रहा। आरोपी ने खुद को इंजीनियर बताकर युवती को अपने जाल में फंसाया था। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने शादी से मना कर दिया। शिकायत लेकर छात्रा को धमकाता भी रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की दोस्ती करीब 3 साल पहले सोशल मीडिया पर जियान नाम के एक लड़के से हुई। जियान, जिसका दूसरा नाम हफीज भी है, एसी सुधारने का काम करता था। फिलहाल शिकायत मिलते ही पुलिस ने हफीज को गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना जिले से बहने वाली केन की सहायक नदी रुंज में लाशों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। बीते कई दिन से ग्रामीणों में डर का माहौल है। नंदनपुर गांव के पास नदी से ये शव किनारे लग गए। ग्रामीणों ने बताया कि 6 से अधिक लाशें यहां देखने को मिली हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए, हालात का जायजा लिया, साथ ही नदी से लाशों को निकलवाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक 3 लाशों की पहचान कर ली गई, जो कि नंदनपुर गांव की ही हैं।
यहाँ नदी में ल्हासें पड़ी हैं जैसे। अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंडपम्प खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। भोपाल की शहरी सीमा में 18 बाघों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वन विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाने जा रहा है। ये फॉरेस्ट कलियासोत, केरवा और चंदनपुरा क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करके तैयार होगा। इन क्षेत्रों में सालों पहले सघन वन हुआ करते थे, लेकिन कॉलोनियां बनने से लाखों की संख्या में पेड़ों को काटा गया। ऐसे में राजधानी की सीमा में रहने वाले बाघ समेत अन्य वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। लिहाजा अब 550 एकड़ से अधिक जमीन पर लाखों की तादाद में पेड़ लगाकर एक जंगल तैयार किया जाएगा। वन विभाग के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार ने मोहर लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि नगर वन को विकसित करने में करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा यहां बाघों समेत अन्य वन्य प्राणियों को संरक्षित करने की दिशा में आधुनिक तकनीक के जरिए कदम उठाए जाएंगे। पूरे इलाके में फेंसिंग करके इसे सुरक्षित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। फॉरेस्ट एरिया हो या फिर शहर से लगा हुआ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया हो, तो ऐसा एरिया चिन्हित किया जाए और उसको नगर बन के उसमें निर्माण किया जाए। तो ऐसे प्रस्ताव यहाँ से गए हुए हैं और भारत सरकार से उसकी अनुमति भी मिल गई है, राशि भी मिल गई है। भोपाल से एक बड़ी खबर। चलती एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई और ड्राइवर ने किसी तरह वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। अस्पताल से मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी। नवोदय अस्पताल की एम्बुलेंस बताई गई। ऐशबाग थाना क्षेत्र की घटना है। तो भोपाल से तस्वीरें भी आप देखें। चलती हुई एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई है कूद करके। नवोदय अस्पताल की वैन बताई गई। यह एम्बुलेंस का काम करती है और ऐशबाग थाना क्षेत्र में घटना घटी। बस शाबाश।